हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और अब तो बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए तो कब सीरियस होइएगा, क्योंकि अब तो बोर्ड का एग्जामिनेशन का डेट शीट भी आ गया है। तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए मैंने भी सोचा, पहले तो मैं आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ा के छोड़ देता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि सैटरडे क्यों आराम करने दिया जाए आपको। सैटरडे को ही पढ़िए, संडे आराम कीजिए, संडे इज़ अ फन डे। ठीक है, लेकिन सैटरडे को भी मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया आपके लिए, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर इजी है, छोटा है और थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सैटरडे के दिन थोड़ा सा फ्री रहेंगे, उस दिन आप एक लेक्चर देख लीजिए, है ना। तो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ देखा था दही बनाने में। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की चीज़ देखे थे, वो चीज़ किस माइक्रोब्स की मदद से बन रहे थे वो हमने देखा था। ठीक है, हमने टोडी के बारे में देखा था। उसके बाद मैंने आपको हाँ, जो डव होता है उसमें जो बबल्स होते हैं उसका रीज़न बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रोब्स का कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हम देखेंगे कि वाइन, बिस्की, बियर, वोडका, रम में क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम समझेंगे, है ना। तो टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, जैसे कि फर्मेंटेड बिवरेजेस। बिवरेजेस का मतलब क्या होता है, बिवरेजेस का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी चीज जिसको आप पी सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पी सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बिवरेजेस बोलेंगे। ठीक है, फर्मेंटेड बिवरेजेस का मतलब जो फर्मेंटेशन से बनाई गई है। फर्मेंटेशन बताऊंगा, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अभी समझा दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। दूसरा एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स समझते हैं ना, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, उसका मतलब क्या होता है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। तीसरा क्या, केमिकल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में तीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें माइक्रोब से मिलते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड बिवरेजेस, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें माइक्रोब से ही मिलता है, और वो किसको किल करता है, जनरली वो बैक्टीरिया को किल करने में यूज आता है। जैसे मान लीजिए हमें टाइफाइड हुआ, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो अब उसको मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक हमें मिलता है किससे, माइक्रोब से मिलता है। किस माइक्रोब से कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या, केमिकल ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मान लीजिए सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, जैसे एसिटोबैक्टर, एसिडी से हमें एसिटिक एसिड मिलता है। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं वो भी हमें माइक्रोब से मिलते हैं, तो उनका भी मतलब कि प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो वो भी क्या हुए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुए। वो भी किससे मिल रहे हैं, माइक्रोब से मिल रहे हैं। वो सारी बातें हम देखेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्मेंटेड बीवरेजेस। फर्मेंटेड बीवरेजेस, अब समझिए, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है, आपको रेस्पिरेशन का मतलब पता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना और उससे एनर्जी मिलना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज कैसे टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है ऐसे, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, इस ब्रेकडाउन की वजह से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना या फूड से एनर्जी लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो फूड क्या है, बेसिकली फूड के अंदर इंक्लूड क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और उससे एनर्जी मिलना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखिए जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के पास दो ऑप्शन है।
या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे, या फिर वो या ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटे। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, अगर ये ऑक्सीजन मिल गया तो ये बनाएगा CO2, वाटर और एनर्जी। CO2 वाटर एनर्जी, कितना एनर्जी? अप्रोक्सीमेटली 38 ATP, 38 ATP। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज के टूटने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाए या तो ऑक्सीजन ना मिले। अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगा ग्लूकोज को तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? CO2 वाटर एनर्जी और CO2 वाटर और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितना? 38 ATP। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा C2H5OH CO2 और थोड़ी सी एनर्जी। ठीक है, उतना नहीं देगा लेकिन कम एनर्जी देगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं अपन फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। या फिर इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। फिर जहां पे ऑक्सीजन है उसको क्या बोलेंगे? उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है बेटा? मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज टूटता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के दो तरीके हो सकते हैं। अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया, अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया तो उससे क्या मिलेगा? CO2 वाटर और एनर्जी। ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? C2H5OH यानी कि इथेनॉल। क्या है? बेसिकली है क्या? ये इथेनॉल है। इथेनॉल, CO2 और थोड़ी सी एनर्जी। इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस प्रोसेस को बोलेंगे या उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर जहां पे ऑक्सीजन नहीं है यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बताइए बेटा, क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? मैंने बोला कि ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर फर्मेंटेशन भी उसे ही बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसे? हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, फर्मेंटेशन हमेशा याद रखिए किसी ना किसी माइक्रोब्स की वजह से होगा। किसी ना किसी माइक्रोब्स की वजह से होगा। यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, ईस्ट। तो देखिए फर्मेंटेशन के बाद क्या मिला हमें? फर्मेंटेशन के बाद मिला हमें इथेनॉल। फर्मेंटेशन के बाद क्या मिला हमें? इथेनॉल मिल गया। क्या ये अल्कोहल है? ऑब्वियस सी बात है, इथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक है, हमने दिमाग लगाया भाई, मिल गया हमारा काम, हमारा जुगाड़ हो गया। हमें दारू का जुगाड़ कर लिया। कि दारू का जुगाड़ कैसे होगा? कि बस हमें क्या लेना है? ग्लूकोज लेना है और ईस्ट लेना है और उसको एक कंटेनर में रख देना है और वो उस कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं देना है। वो ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट करेगा फर्मेंटेशन। उससे क्या मिलेगा हमें? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इस इथेनॉल को निकाल लेंगे और अपना विस्की बनाएंगे, वोडका बनाएंगे, रम बनाएंगे, बियर बनाएंगे, अब जो मर्जी वो बनाएंगे और बेचेंगे उसको। ठीक है, समझ आ गया? यही क्या है? अच्छा, ये जो अल्कोहल मिला इसको लोग पीते हैं। ऑब्वियस सी बात, ऐसी तो यही तो अल्कोहल बनाने में यूज होता है। इसी प्रोसेस को तो यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में। तो इस अल्कोहल को लोग पीते हैं। तो पीने वाले चीज को क्या बोलते हैं? बिवरेजेस। पीने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन? बिवरेजेस। अभी बताया मैंने। ठीक है, और ये बिवरेजेस किस प्रोसेस के जरिए मिला हमें? फर्मेंटेशन। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फर्मेंटेड बिवरेजेस। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेड बिवरेजेस। कितना इजी बताइए।
कितना इजी, ठीक है। ठीक है, तो हमें अल्कोहल बनाने के लिए या फिर हमें अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने के लिए, हमें अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज का सोर्स और ईस्ट, ग्लूकोज का सोर्स और ईस्ट, और एक कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए हमें, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए हमें, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए जिसमें हम ईस्ट को ग्रो कर सकें, ठीक है, जिसमें हम ईस्ट को ग्रो कर सकें। और उस कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, उस कंटेनर में क्या नहीं जाना चाहिए? ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, उस कंटेनर को क्या बोलेंगे अपन? उस कंटेनर को बोलेंगे फर्मेंटर। क्या बोलेंगे? फर्मेंटर, फर्मेंटर, ठीक है। फर्मेंटर क्या है? एक लार्ज वेसल है, लार्ज वेसल, लार्ज साइज्ड वेसल, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है लार्ज स्केल पे। क्या होती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखिए फर्मेंटर नाम क्यों पड़ा? ये ऐसा बर्तन है जहां पे फर्मेंटेशन हो रहा है। हम यहाँ पे क्या डालेंगे? ग्लूकोज डालेंगे, ईस्ट को ग्रो करेंगे और अपना अल्कोहल निकालेंगे, बस यही तो काम है हमारा, है ना। अब देखिए मार्केट में आप लोग बहुत सुनते हैं, आप लोग मार्केट में बहुत सुनते हैं कि विस्की होता है, वोडका होता है, रम होता है, बियर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस क्या है? सब में अल्कोहल होता है, ठीक है, किसी में अल्कोहल ज्यादा होता है, किसी में अल्कोहल कम होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा ग्लूकोज सोर्स, डिफरेंस है बेटा ग्लूकोज का सोर्स। देखिए ग्लूकोज चाहिए ना हमें, ग्लूकोज हमें गन्ना से मिल रहा है, ग्लूकोज हमें अंगूर से मिल रहा है, ग्लूकोज हमें अनाज से मिल रहा है, ग्लूकोज हमें आलू से मिल रहा है, ग्लूकोज हमारे रोटी से मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्लूकोज का सोर्स या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चेंज करेंगे, वैसे वैसे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अनाज है, सीरियल्स है, सीरियल्स का यूज करते हैं हम लोग विस्की बनाने में। बार्ले है, बार्ले का यूज करते हैं हम लोग बियर बनाने में, रम बनाने में। मोलासिस है, इन सब का यूज किसमें करते हैं? रम बनाने में। शुगर कैन का यूज करते हैं हम लोग रम बनाने में। ग्रेप्स का यूज करते हैं हम लोग वाइन बनाने में, है ना। सबके अंदर अल्कोहल है, सबके अंदर अल्कोहल है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का इनमें? इनमें डिफरेंस है ग्लूकोज के सोर्स का। जैसे जैसे ग्लूकोज का सोर्स चेंज होगा वैसे वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस मिलेंगे। साथ ही साथ एक और डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस है अल्कोहलिक परसेंटेज का। किसी में अल्कोहलिक परसेंटेज ज्यादा है, किसी में अल्कोहल परसेंटेज कम है, ठीक है। कितना कम है कितना है सारी बात मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए अपने अंदर। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, बस मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला कि ग्लूकोज जब टूटेगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये हमेशा माइक्रोब्स की प्रेजेंस में होता है ना, ये बता दिया मैंने। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी मिलती है। इस फंडे में अभी नहीं जाना हमें, ठीक है, इतना मान लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, एरोबिक से ज्यादा मिलती है, एनारोबिक से कम मिलती है, ठीक। अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है या फर्मेंटेशन जब होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। बस इसी का तो हम यूज करेंगे, इसी प्रोसेस का तो यूज करेंगे अल्कोहल बनाने के लिए, इसी प्रोसेस का तो यूज करेंगे हम लोग बियर बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, वोडका बनाने के लिए, जिन बनाने के लिए, शेक बनाने के लिए, इसी का तो यूज करेंगे हम लोग। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्लूकोज। वो ग्लूकोज का सोर्स डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज के सोर्स हो सकते हैं। ग्रेप्स हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, मोलासिस हो सकता है, सीरियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, बार्ले हो सकता है। तो ग्लूकोज के सोर्स चेंज होता रहेगा, उसी प्रकार से हमारे अल्कोहलिक बिवरेजेस चेंज होते रहेंगे। ग्रेप्स का यूज करेंगे तो उससे क्या बनेगा? वाइन बन जाएगा। शुगर केन का यूज करेंगे तो रम बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जितने भी अल्कोहलिक बिवरेजेस होती हैं, विस्की, वाइन, वोडका, बियर, जिन, रम, इनके बीच में अल्कोहल परसेंटेज का भी डिफरेंस होता है। किसी में अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। वोडका में आई थिंक ज्यादा होता है अल्कोहल परसेंटेज, ठीक है।
बियर के अंदर 3 से 5, और स्ट्रॉन्ग बियर के अंदर 5 से 7। ठीक है। और आपके विस्की में, विस्की का रेंज है 40 to 80% विस्की के अंदर अल्कोहल परसेंटेज होता है। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें अल्कोहल लार्ज स्केल पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में माइक्रोब्स ग्रो कराएंगे। माइक्रोब्स में माइक्रोब्स के साथ क्या डालेंगे अपन, माइक्रोब्स के साथ डालेंगे ग्लूकोज का सोर्स। ठीक है, माइक्रोब्स के साथ क्या डालेंगे, ग्लूकोज का सोर्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक, माइक्रोब्स के साथ क्या डालेंगे, जैसे मान लीजिए बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या डाला, माइक्रोब्स डाला, यानी कि ईस्ट, यानी कि ईस्ट। ठीक है, और क्या डाल दिया, ग्लूकोज का सोर्स डाल दिया। मान लीजिए आलू डाल दिया, अनाज डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। फिर इसके बाद ये जैसे ही इसको माइक्रोब्स को ये ग्लूकोज मिलेगा, ये क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, है ना, फर्मेंटेशन करेगा और अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल को हम यहां से निकाल लेंगे, अल्कोहल को हम यहां से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अल्कोहल को अपन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। इस बड़े से बर्तन को क्या बोलेंगे, इस बड़े से बर्तन को बोलेंगे फर्मेंटर। क्या बोलेंगे, फर्मेंटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, न्यूट्रिएंट सोर्स, बिवरेजेस और अल्कोहल परसेंटेज। जैसे बार्ले माल्ट है, ठीक है, बार्ले आपने सुना है ना, जौ को बोलते हैं बार्ले। ठीक है, बार्ले माल्ट, बार्ले माल्ट से क्या मिलता है हमें, बियर मिलता है। ठीक है, अगर बार्ले माल्ट को हम क्या करेंगे, बार्ले लेके उसको फर्मेंटर में डालेंगे और ऊपर से ईस्ट को डाल देंगे, तो जो अल्कोहल मिलेगा वो अल्कोहल क्या होगा, बियर होगा, है ना। तो बार्ले माल्ट से हम बियर बनाते हैं। ठीक है, राई माल्ट से हम जिन बनाते हैं। ठीक है, बियर के अंदर अल्कोहल परसेंट कितना होता है, 3 to 5%। स्ट्रांग वाले में 5 to 7 भी होता है। ठीक है, और देसी पी लोगे तो 10 से 12 भी मिल जाएगा। तो तीसरा क्या है, राइस। राइस का यूज करते हैं हम लोग शेक बनाने में। शेक भी एक अल्कोहल बिवरेजेस है। इसके अंदर 18 से 20% अल्कोहल परसेंटेज होता है, 18 से 20% अल्कोहल परसेंटेज होता है। ठीक है, आलू का यूज करते हैं हम लोग वोडका बनाने में। आलू का यूज करते हैं अपन वोडका बनाने में। ठीक है, वोडका का अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, 40 से 95, 40 से 95। ठीक है, 40 से 95, है ना। ये मतलब कि इसका रेंज ना डिफर करता है। ऐसा नहीं कि मैजिक मूवमेंट पी के आप बोल रहे हैं कि नहीं सर उसमें तो इतना नहीं होता है ना। तो डिपेंड करता है। वैसे तो पीना मत, 12th क्लास में और पीना अच्छी बात नहीं है, एज होगी तो पीना, है ना। तो वोडका जो है, वोडका के अंदर 40 से 95% अल्कोहल परसेंटेज होता है। विस्की है, विस्की, विस्की हमें, विस्की हम सीरियल से बनाते हैं, अनाज से बनाते हैं। जितना भी बचा हुआ अनाज होता है उसको हम फर्मेंट कराते हैं और उससे हम विस्की बनाते हैं। विस्की के अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, 40, मिनिमम 40, मिनिमम 14। बढ़ता रहेगा। स्कॉच विस्की में अलग होता है, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की जो विस्कीज होती है उसका, जैसे इरिश विस्की है उसके अंदर अलग होगा अल्कोहल परसेंटेज। ठीक है, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर का यूज करते हैं हम लोग वाइन और ब्रांडी बनाने के लिए। वाइन और ब्रांडी बनाने के लिए वाइन के अंदर 5.5 से लेकर 2.5% अल्कोहल परसेंटेज होता है। सॉरी, 5.5 से लेकर 25% अल्कोहल परसेंटेज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये बस याद रखिएगा, ऐसे मतलब कि पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रम। रम, रम हम बनाते हैं शुगर केन से। रम किससे बनाते हैं अपन, शुगर केन से। ठीक है, इंडिया की बहुत फेमस रम है ओल्ड मॉन्ग। ठीक है, तो उसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, 37.5 से लेके 80% अल्कोहल परसेंटेज रहता है। तो रम में भी अच्छा खासा अल्कोहल परसेंटेज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, बियर, जिन, शेक, वोडका, विस्की, वाइन, ब्रांडी। ठीक है, अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन समझिए, डिस्टिलेशन समझाता हूं मैं आपको।
देखें डिस्टिलेशन समझिए कैसे है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये जो इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, ये जो मान लीजिए जो कंटेनर है इसके अंदर मान लीजिए अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल है और वाटर है, ठीक है। अब हमें पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का होता है 100 और अल्कोहल का अप्रोक्सीमेटली 70 करीब होता है, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए अगर हम हीट करते हैं, नीचे से हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो मान लीजिए पहले टेम्परेचर 50 किया टेम्परेचर, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 60 किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, 70 किया, तो जैसे ही 70 हुआ वैसे ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया। अल्कोहल क्या करेगा, वेपर्स बनाने लगेगा, अल्कोहल क्या करेगा, वेपर्स बनाने लगेगा। तो यहां से अल्कोहल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए अल्कोहल के वेपर्स हैं, ये अल्कोहल के वेपर यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ पे कूल कर दिया जाएगा, ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे कूल कर दिया जाएगा अल्कोहल के वेपर्स को। अब ये जो अल्कोहल के वेपर्स है ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और हम क्या करेंगे 75 पे ले जाके रोक देंगे, 75 पे ले जाके रोक देंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना भी अल्कोहल है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, सारा यहाँ पे आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर बचेगा। क्यों वाटर बचेगा, क्योंकि वाटर के वेपर्स बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री, है ना। इसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम सेपरेशन करते हैं किसी भी दो लिक्विड का हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बिहाफ पे हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। और इसका अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अल्कोहल परसेंटेज बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल जब बनता तो उसमें वाटर भी होता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, हम वैसे ही हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को कर देंगे, तो सारा अल्कोहल डिस्टिल होने के बाद एक जगह हमें मिल जाएगा, और वाटर नीचे रह जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन डिस्टिलेशन भी हम किसी अल्कोहलिक बिवरेजेस का करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाइन है और बियर है, वाइन और बियर का हम डिस्टिलेशन नहीं करते हैं, वाइन बियर बिना डिस्टिलेशन हुए ही हमें मिल जाती है, इसीलिए इनके अंदर अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। लेकिन विस्की, ब्रांडी, वोडका जो है ये हमें डिस्टिलेशन के बाद मिलते हैं, तो आई होप इस चीज क्लियर हो गया होगा। जब डिस्टिलेशन करेंगे तो अल्कोहल परसेंटेज बढ़ेगा, याद रखिएगा, अल्कोहल परसेंटेज बढ़ेगा डिस्टिलेशन के बाद, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है, ठीक है। एनसीईआरटी देख लेते क्या लिखना चाहता है एनसीईआरटी। एक मिनट बेटा, चलिए देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड, कह रहा है इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का जो यूज करते हैं, किसमें करते हैं हम लोग माइक्रोब्स का यूज, टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि बिवरेजेस। कौन सा बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस या फिर फर्मेंटेड बिवरेजेस, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक्स है ना। उसके बाद कुछ एसिड, कुछ एंजाइम्स, इसका भी बनाने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का, है ना। इनको भी बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फर्मेंटर इज लार्ज साइज्ड वेसल which use in growing microbes, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फर्मेंटर समझ आया, जिसमें हम ग्रो करते हैं, वो बड़े साइज का बर्तन जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं उसको हम फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक। चलिए
अब देखिए, अब लिखा है फर्मेंटेड बिवरेजेस। फर्मेंटेड बिवरेजेस, ठीक है, क्या लिखा है? माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, ठीक है, कह रहा माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिवरेज। कह रहा है कि बहुत पहले से ही हम ईस्ट का यूज करते थे बिवरेजेस बनाने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग। कह रहा है कि सिमिलरली इसी ईस्ट का हम ब्रेड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम ईस्ट का ब्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे बेकर ईस्ट। अगर अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे ब्रीवर ईस्ट। ये मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर ईस्ट का यूज हम लोग ब्रेड बनाने के लिए कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बेकर ईस्ट। अगर ईस्ट का यूज हम लोग अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने के लिए कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ब्रीवर ईस्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी? ब्रीवर ईस्ट, ठीक है। चल, तो सैक्रोमाइसिस ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर ईस्ट, ठीक है। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या बोलते हैं इसको? ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस किसका? फ्रूट जूस का कहाँ यूज करते हैं हम? फ्रूट जूस याद रखिएगा, ये ब्रांडी और वाइन बनाने के लिए फ्रूट जूस का यूज करते हैं। मैंने बताया ना, ग्रेप्स, है ना। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग, इसके बिहाफ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने शुगर केन लिया तो उससे हमें क्या बनेगा? हमारे लिए क्या बन के आएगा? रम, ठीक। अगर हमने सीरियल्स का यूज किया, अनाज का यूज किया, तो उससे क्या मिलेगा हमें? विस्की, है ना। अगर हमने जूस का यूज किया, ग्रेप्स का यूज किया, तो उससे हमें क्या मिलेगा? वाइन और ब्रांडी, है ना। और दूसरा क्या? प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन। बियर और वाइन हमें विदाउट डिस्टिलेशन मिलता है। बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं, विस्की, वोडका, रम, ये सारे हमें डिस्टिलेशन के बाद मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बियर और वाइन हमें विदाउट डिस्टिलेशन मिलता है, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। चलिए, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth, ठीक है। The photograph of fermentation plant is shown in फिगर देख लीजिए, ये रहा फिगर, ऐसे होता है फर्मेंटर्स, देख लीजिए। देख लीजिए, होता फर्मेंटर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बेटा जी, आप याद रखिए कि वाइन एंड बियर obtained ठीक है, वाइन एंड बियर obtained विदाउट डिस्टिलेशन, ये हमें बिना डिस्टिलेशन के मिल जाते हैं। बट ठीक है, बट विस्की, वाइन, ब्रांडी, वोडका एंड रम, ये हमें डिस्टिलेशन के बाद मिलते हैं। ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन, ठीक है, ये हमें डिस्टिलेशन के बाद मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका इसी में ही कि एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो पहला जो एंटीबायोटिक था उसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजा था जिसका नाम था, जिस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है किसने, मैं लिख देता हूं फर्स्ट, एक मिनट मैं आपको एनसीईआरटी ही दिखाता हूं, रुक जाइए। देखिए क्या लिखा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंटीज ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। देखिए मैं समझाता हूं आपको। एंटी बायोटिक्स, ठीक है, यही है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ के अगेंस्ट, है ना। किसके लाइफ के अगेंस्ट? माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है और माइक्रोब्स को किल करता है। दो चीज है, या तो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोके या फिर माइक्रोब्स को किल करे, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिख दूं मैं, एंटीबायोटिक्स आर द chemical substance that kill या inhibit the growth of microbes। इनहिबिट या किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। जनरली एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के लिए होते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन कुछ का यूज भी कर लेते हैं किसी और बीमारी में भी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा याद रखिएगा, है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो है जनरली हम इसका यूज किसके लिए करते हैं? जनरली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजा था, पहले नाम लिख लेता हूं, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वो क्या था? एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक ये था पेनिसिलिन। इसको किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही एक्सीडेंटली इन्होंने खोज दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए क्या हुआ था कि अपने लैब में काम कर रहे थे, है ना, तो किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे होंगे, तो उस लैब में पता नहीं, शायद बहुत कहानी बनती है, मैंने जहां तक सुना है कि ये शायद मतलब ब्रेड खाए थे, तो ब्रेड का टुकड़ा वहीं छूट गया था और इनको इमरजेंसली कहीं पे जाना पड़ गया। तो जहां पे वो ब्रेड का टुकड़ा छूटा था, तो देखिए क्या होता है कि पेट्री डिश में हम लोग लैब में क्या करते हैं, पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं। तो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, कल्चर कर रखे थे, तो उनको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया, है ना। तो वहां पे वो उन्होंने ब्रेड खा के छोड़ दिया होगा। तो जब वो आए, वैसे लैब में पता नहीं, कहानी झूठी भी हो सकती है, क्योंकि लैब में क्यों खाएगा, कोई ये कहता है कि भाई उन्होंने बहुत सारे फंगाई के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने ब्रेड मंगाया था कहीं से, तो ये भी कहानी का हिस्सा है। तो मेरे को तो ये वाला सच लगता है कि उन्होंने ब्रेड मंगाया था कि उस पर वो रिसर्च कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब वो आए तो उन्होंने देखा कि पेट्री डिश पे जहां पे बैक्टीरिया कल्चर हुआ है, वहां पे कहीं कहीं पे बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं खत्म हो चुकी है, कहीं कहीं बैक्टीरिया कॉलोनी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि वहां पे एक फंगस ग्रो कर गया है, उन्होंने देखा तो उस फंगस का पाया कि फंगस जो है पेनिसिलियम नोटेटम है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन, और उसी को आज हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं, है ना।
कहने का मतलब ये है कि जब वो आए, उन्होंने देखिए वो क्या करते थे ऐसे, लैब में यही होता है, जब आप माइक्रोबायोलॉजी की लैब देखेंगे कभी फ्यूचर में, उसमें हम लोग यही करते हैं कि पेट्री डिश में, पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो होता है, बैक्टीरिया जब ग्रो होता है तो ऐसे उसका ऐसे ऐसे पैचेस देखने को मिलते हैं, उसको कॉलोनी बोलते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की कॉलोनी बोलते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने ये देखा, जब वो आए तो उन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो खत्म हो गई है। और वो क्यों खत्म हुई, क्योंकि वहां पे एक फंगाई ग्रो कर चुका है। और वो फंगाई क्या कर रहा है, वो फंगाई एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके वजह से ये माइक्रोब्स मर जा रहे हैं। उस केमिकल का क्या नाम था, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को आज हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यही फर्स्ट एंटीबायोटिक बना, है ना। और साथ ही साथ ही किससे मिलता है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन हमें मिलता है एक फंगाई से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। और एक और स्पीसीज है, उस स्पीसीज का भी नाम याद रखिए, पेनिसिलियम क्रायोजिनम, क्रायोजिनम। ठीक है, क्रायोजिनम, ठीक है, क्रायोजिनस या क्रायोजिनम। इतना क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी, पढ़ लेते हैं। हाँ, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, द एंटीबायोटिक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स, नोबेल प्राइज 1940, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है। और किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किससे खोजा था, एक फंगाई जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि माइक्रोब्स का यूज एंटीबायोटिक्स बनाने में कैसे होता है, साथ ही साथ माइक्रोब्स का यूज फर्मेंटेड बिवरेजेस बनाने में कैसे होता है। ये सारी बात आज के लेक्चर में हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का यूज, या जो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स से क्या क्या हमें कौन कौन से एसिड मिलते हैं, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलते हैं, कौन उनका क्या यूज होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद सीवियस ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद आपका आएगा ये क्या बोलते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।